आवाज। नमस्कार जनटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बजट 2020-21। बजट के लिए आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट पार्लियामेंट में आ चुकी है। निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने पेश कर दी है और रिपोर्ट में क्या है हम आपको टेक्स्ट के जरिए दिखाते रहेंगे और क्या अनुमान बजट के हो सकते हैं। लेकिन हम प्री टॉक्स कर रहे हैं कि किस तबके को क्या उम्मीद है, क्या भरोसा है। ये बजट बड़ा चैलेंजिंग बजट होगा। बजट चुनौतीपूर्ण नहीं होता है, बजट बजट होता है। आपको अर्थव्यवस्था मेंटेन करना आपकी एक चैलेंजिंग जॉब है, उसे आपको चुनौती की तरह मानना चाहिए। लेकिन अभी बजट ही चुनौतीपूर्ण है। क्यों बजट चुनौतीपूर्ण है ये सब जानते हैं। लंबे समय से मीडिया रिपोर्ट्स, ब्लॉगर्स सब लिख रहे हैं कि आर्थिक मंदी दुनिया में छाई हुई है। लेकिन आपका बजट अगर आपके निवेशक को यह भरोसा दिला पाता है कि दुनिया की इस आर्थिक मंदी में भी हमारे यहां पे अवसर हैं, तो मुझे लगता है इससे बेहतर अवसर किसी के लिए नहीं हो सकते। लेकिन अगर यह मैसेज जाता है कि आपका अपना व्यापारी बहुत सुस्त है, वह इनसिक्योर है, तो मुझे लगता है कि इफेक्टिव होता आपका निवेश। और मैं कुछ चीजें हैं जिनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। आपको एक बार मैं मजमून दिखाऊंगा, उसके बाद हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। एक फरवरी को वित्त मंत्री पेश करेगी 2020-21 का बजट। इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए महत्वपूर्ण है बजट। यह एक दशक का सबसे कठिन बजट हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने है कई चुनौतियां। 1 फरवरी को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7 माह पहले 2019-20 का आम बजट पेश करते हुए कहा था कि गांव, गरीब और किसान मोदी सरकार के केंद्र बिंदु है और देश की अर्थव्यवस्था इसी साल 30 अरब डॉलर की हो जाएगी। आइए सबसे पहले जानते हैं बजट 2019 की महत्वपूर्ण बातें। छोटे उद्योगों को 59 मिनट में लोन की सुविधा। किराए के मकान के लिए कानून बनेगा। जल्द आदर्श किराया कानून बनेगा। 3 करोड़ खुदरा दुकानदारों के लिए पेंशन योजना। मीडिया के साथ साथ एविएशन और एनिमेशन के सेक्टर में एफडीआई पर विचार। 2022 तक हर घर हर गांव में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य। देश में 100 नए कलेक्टर बनाए जाएंगे। कृषि अवसंरचना में निवेश बढ़ाया जाएगा। जनधन खाता धारक महिलाओं को 5000 ओवरड्राफ्ट की सुविधा। 45 लाख का घर खरीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपए की छूट दी जाएगी। हाउसिंग लोन के ब्याज पर मिलने वाली छूट 2 लाख से बढ़कर 3.5 लाख हो गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने इस बार पिछले एक दशक का सबसे कठिन बजट पेश करने की चुनौती है। अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता है और अब इसे रफ्तार देने के लिए सबकी नजर बजट पर है। लोग यह उम्मीद कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार बजट में कुछ बड़ी घोषणाएं करेगी। हालांकि सरकार के हाथ इतने तंग है कि यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सरकार करे तो क्या करे। अर्थव्यवस्था में जारी नरमी के कारण चालू वित्त वर्ष में कर से प्राप्त राजस्व लक्ष्य की तुलना में 2 लाख करोड़ रुपए कम रह सकता है। अर्थव्यवस्था में जारी नरमी के कारण माल एवं सेवा कर यानी कि राजस्व से प्राप्त अप्रत्यक्ष कर राजस्व भी लक्ष्य से 50,000 करोड़ रुपए कम रह सकता है। पिछले साल सितंबर में कॉर्पोरेट कर की दरों में की गई 28 साल की सबसे बड़ी कटौती से सरकारी खजाने पर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बोझ पड़ा है। सरकार ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों और घरेलू स्थानगत निवेशकों के दीर्घ एवं अल्पाधिक की पूंजी आय पर अधिशेष को भी वापस लेने की घोषणा की थी। इससे खजाने पर 1400 करोड़ रुपए का दबाव पड़ा।
इस बजट से लोगों, निवेशकों, उद्योगपतियों एवं विश्लेषकों को काफी उम्मीदें हैं। आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि देश की जीडीपी ग्रोथ को पटरी पर लाने के लिए सरकार को पर्सनल इनकम टैक्स में कटौती, पूंजीगत निवेश बढ़ाने और नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित करने जैसे कदम उठाने चाहिए। इसी तरह उन्होंने अधिक से अधिक महिलाओं को वित्त तंत्र से जोड़ने की हिमायत दी है। इसी के साथ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कृषि क्षेत्र से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के बिना टिकाऊ वृद्धि दर हासिल करना मुश्किल होगा। 5 लाख रुपए तक की आय कर मुक्त रखे जाने का सुझाव दे रहे हैं विशेषज्ञ। 2 लाख करोड़ रुपए कम कर सकता है कुल संग्रह लक्ष्य से। 1.5 लाख करोड़ रुपए कंपनी कर और व्यक्तिगत आयकर में कमी का अनुमान। 50,000 करोड़ रुपए कम करने का अनुमान जीएसटी संग्रह लक्ष्य से। आगामी बजट में महिलाओं के वित्तीय समावेश के लिए कदम उठाए जाने पर सुझाव। महिलाओं को टैक्स में अतिरिक्त छूट देने का भी सुझाव दिया। ये लोगों के अपने विचार है, लेकिन 1 फरवरी को ही पता चल पाएगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट को कितना निर्मल कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। कलाकारों के लिए पेंशन योजना शुरू होनी चाहिए और इस योजना से शुरू होने से कलाकारों को बहुत सपोर्ट मिलेगा और जो कला के क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं वो अपनी प्रतिभा को बहुत अच्छी तरह से आगे बताने में सक्षम रहेंगे। तो मेरी केंद्र सरकार से यही है कि इस बजट के अंदर कलाकारों का विशेष ध्यान रखा जाए जिससे कल्चर को आगे बढ़ाया जा सके। बजट तो केंद्र सरकार हर बार कलाकारों के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत अच्छा बजट देती है, लेकिन ये जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंचता नहीं है। बेसिकली जो लोक कलाकार हैं या ये कहें जो रेगुलर थिएटर कर रहे हैं, ये वहां तक बजट पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि कुछ लॉबियां बनी हुई है जिसके अंदर सबसे ज्यादा हस्तक्षेप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के ही डायरेक्टर्स वगैरह का रहता है। और रेपेट्रीज जितनी भी चल रही हैं वो रेपेट्री कागजों में चल रही हैं। जितनी भी रेपेट्री खुली हुई है उनमें भी कलाकारों को सरकार कह रही है कि हर महीने 6,000 रुपए देंगे, लेकिन ऐसी कोई रेपेट्री नहीं है जो उनको रेगुलर 6,000 रुपए दे रही है। तो आपने मजमून सुना और लोग अपनी अपनी रिएक्शंस भी दे रहे हैं। चलिए, हमारे साथ इस वक्त बाबूलाल गुप्ता साहब जुड़े हुए हैं जो व्यापार उद्योग से जुड़े हुए हैं। संजय माधव साहब हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं। बीएसपी से हमारे साथ में विष्णु कुलवाल साहब हैं। आरपी विजय साहब हैं भाजपा से और अजय गिया साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो टैक्स कंसल्टेंट है और बताएंगे कि क्या बजट से उम्मीद है और वास्तव में होना क्या चाहिए। चलिए, मैं गुप्ता साहब के पास में जाना चाहूंगा। और गुप्ता साहब, क्या अपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि ये बजट जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बड़ा चैलेंजिंग बजट है सरकार के लिए भी और कंज्यूमर, व्यापारी सभी के लिए। देखिए, मैं तो एक ही निवेदन करता हूं, लिखा तो यही है कि सरकार के लिए तो ये चैलेंजिंग है कि नहीं है, पर व्यापारी और उद्योगपति के लिए तो चैलेंज बढ़ता ही जा रहा है। और बढ़ता इसलिए जा रहा है कि जो आज के बाजार की स्थितियां हैं वो बाजार में एमएसएमई तो धराशायी हो चुकी है। जैसे हम बार बार कहते हैं कि जितने यहां थे उसके आधे भी इंडस्ट्रीज एक्टिव नहीं है। तो सोच लगा के बैठे हुए हैं कि कोई न कोई नीति ऐसी दी जाए ताकि सरकार की एक ऐसी नीति आए कि ये एमएसएमई आगे बढ़े, क्योंकि एक एमएसएमई ही ऐसी संस्था है जो हमारी इकोनॉमी का आधार बनती है। और इस भारत की तो कम से कम ये जो छोटे छोटे उद्योग हैं, गांव-गांव में उद्योग है, कस्बों में उद्योग है, शहरों में उद्योग है, इन उद्योगों को अगर जिंदा रखेंगे तो रोजगार बना रहेगा। और अगर ये मरते हैं तो रोजगारी की बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। तो इनको करने के लिए, इनको बूस्ट करने के लिए कम से कम सोचना ही पड़ेगा। और यही स्थिति, जैसे मान लीजिए हम इनकम टैक्स के बारे में भी बात करते हैं, तो इनकम टैक्स का स्लैब कम से कम क्लियर कट 7 लाख होना चाहिए। और उसके बाद में ये डिडक्शन होगा, ये होगा, ये एटीजी है, ये फला है, ये बाद में होने चाहिए। तो कम से कम कंज्यूमर के हाथ में पैसा आएगा। कंज्यूमर के हाथ में पैसा आएगा तो ट्रेडर जीवित होगा, ट्रेडर जीवित होगा तो इंडस्ट्री जीवित होंगी, और इंडस्ट्रीज अगर जीवित होगी तो सरकारें जिंदा रहेंगी। नहीं तो सरकारों की स्थिति, जैसे आज मुझे कई लोग बता रहे हैं कि कई जगह, कई स्टेट में ट्रेजरी माइनस में चल रही है। तो जिनकी ट्रेजरी माइनस में चल रही है वो तनख्वाहें कहां से बांटेंगे।
तो ये एक विषय सर्किल बहुत जबरदस्त बिल्कुल हो गया है। पैसा है मार्केट में लेकिन उसका फ्लो नहीं है, सबसे बड़ी बात। और ये चिंता भी है कि वो पैसा क्यों नहीं आ रहा। चले मैं विष्णु कुलवाल साहब के पास में जाना चाहूंगा। कुलवाल साहब, देखिए बजट, निर्मला जी को आपको ज्यादा वक्त नहीं बचा है आपके और उनके बीच में, लेकिन बजट से अपेक्षाएं बहुत होती हैं लोगों को। राजनीतिक दल में जो लोग बैठते हैं उनकी भी जरूरतें होती हैं, तो किस तरह की अपेक्षा की जानी चाहिए इस बजट से? देखिए योगेंद्र जी, अभी आपने कहा कि सरकार के लिए चैलेंजेबल बजट है ये। मैं कहता हूं सरकार को इस बजट से फिक्र ही नहीं है। क्यों? कि सरकार को भी तो 1 साल हुआ है, 4 साल इनके और बाकी है, तो ये चैलेंजेबल बजट तो है ही नहीं। ये जो बजट आने वाला है इससे हमें कुछ आशा ज्यादा नहीं है, क्योंकि इससे सरकार के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला अभी लगता नहीं है। मगर आज जिस स्थिति में व्यापारी वर्ग खड़ा है, आज जिस स्थिति में बैंक खड़ा है, आज जिस स्थिति के अंदर उद्योगपति खड़े हैं हिंदुस्तान के, आज इस देश के अंदर क्या होने वाला है इसके बारे में कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। आज जो विदेशी कंपनियां, जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी आजादी से पहले, वो लोग आज इस देश के अंदर, आप योगेंद्र जी देखिए, विज्ञापन देखिए, आप आता है आज एक चीनी जो मिल रही है वो मिली है एक व्यापारी के दुकान पे 34 रुपए 35 रुपए किलो। मगर आज एक कंपनी विज्ञापन करती है कि हमारे यहां 5 किलो चीनी मिलेगी आपको 9 रुपए किलो में। इस देश के साथ ये क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? मगर मिलेगी कब? जब आप हमसे 3,000 रुपए का सामान और लेंगे जब। तो जब हिंदुस्तान के व्यापार में ये लिखा हुआ है और समस्त सरकार के इसमें लिखा हुआ है कि आप किसी आदमी को पाबंद नहीं कर सकते हो कि आपको ये चीज लेनी होगी तो इसके साथ ये चीज लेनी होगी। मगर हमारी सरकार सिर्फ विदेशी कंपनियों को समर्थन करना चाहती है। हिंदुस्तान के छोटे व्यापारी, चाहे आज कोई से बैंक उठा के देख लीजिए योगेंद्र जी, इस गत 6 महीने के अंदर 70% लोगों के चेक बाउंस हो रहे हैं। उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। और सरकार अगर अपनी अच्छी कार्य से अगर बजट पेश करेगी तो ये देश और अच्छी तरह चलने वाला है। मगर जिस ढंग का अभी जो माहौल है वो देश के लिए अच्छा नहीं है। चले मैं लौटूंगा आपके पास में वापस। मैं संजय माधव साहब के पास में जाना चाहूंगा। और माधव साहब, आपसे जानना चाहता हूं कि देखिए नजरिया अलग हो सकता है क्योंकि राजनीतिक दलों की आइडियोलॉजिकली डिफरेंट, लेकिन हमारा एक सिस्टम बना हुआ है कि आपका बजट भी आना है और बजट से उम्मीद सबके होती हैं, बजट में अपेक्षाएं भी होती हैं कि यह होना चाहिए। तो किस तरह की अपेक्षा कर सकते हैं? योगेंद्र जी, बाबूलाल जी ने जो बात कही और कुलवाल साहब ने जो बात की, दोनों बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो दोनों बातें ही बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो जो बाबूलाल जी कह रहे हैं कि जेब में लोगों को पैसा नहीं है, और निश्चित बात है जनता की जेब में यदि पैसा होगा तो वो योजनाएं आए, सरकार की जो दिशा है वो उसके उल्टी है। अभी जैसे पिछले साल तो एक बार बजट पेश किया, उसका 3 बजट और पेश किया सरकार, चूंकि बजट दिशा ये था, इसलिए बजट के बाद भी 3 बार जो हमारे वित्त मंत्री को अलग अलग घोषणाएं करनी पड़ी। तो इस तरह का मजाक अर्थव्यवस्था के साथ में जो है करना सरकार को बंद कर देना चाहिए। एक सुनियोजित आर्थिक विकास का पैमाना लेकर के बजट बनाना चाहिए और निश्चित रूप से बजट की दिशा वो होनी चाहिए। जैसे नरेगा है, मनरेगा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उसमें लोगों की जेब में पैसा लाने का बहुत बड़ा माध्यम मनरेगा हो सकती है। उस मनरेगा को मजबूत किया जाना चाहिए। शहरी क्षेत्र के अंदर जो शहरी रोजगार की एक योजना भी इस तरह की रोजगार गारंटी योजना आनी चाहिए। रोजगार जो लगातार कम हो रहा है, पिछले जो सरकार 2 करोड़ हर साल रोजगार देने के वादे के साथ सत्ता में आई थी और उल्टा हो गया, 3 करोड़ रोजगार कम हो गए पिछले 1 साल में। तो उसके दिशा में सरकार को काम करना चाहिए कि नए रोजगार पैदा हो, लोगों को, नौजवानों को रोजगार मिले, व्यापारियों को व्यापार के लिए, उनका सामान बिके, इसके लिए लोगों की जेब में पैसा आए। ये अपेक्षाएं सरकार से। दूसरी बात है कि अभी ये जो साथी जी कुलवाल जी ने इसकी तरफ इशारा किया, वास्तव में ये सरकार की अर्थव्यवस्था के बारे में जो दिशा है वो एकदम दिशाहीन हो चुकी है। अभी पूरे दुनिया में चर्चा हो रही है कि जो दुनिया में जो मंदी है, अभी विशेषज्ञों के बयान आ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में, इस मंदी के लिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी भारत के कारण मंदी आई। ये भी एक बहुत बड़ा एक फैक्ट, क्योंकि इस प्रकार की नीतियां आज देश में, इस प्रकार से स्थिरता का माहौल है, कभी सीए को लेकर ये भी इसमें माहौल जो है, अशांतिपूर्ण वातावरण जो है, ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक है। तो हमारा तो यही निवेदन है केंद्र की सरकार से कि वो एक ऐसा बजट लाए, देश के नौजवानों को रोजगार दे, किसानों की जेब में पैसा जाए, कृषि के अंदर जो है जो लागत है वो बढ़े,
अभी हमने देखा पिछले सालों में जो बजट है ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वो कम नहीं है उसकी, उसको उसके अंदर बढ़ोतरी की जानी चाहिए और जो है रोजगार देने वाली योजनाएं जो है होनी चाहिए। मैं लौटूंगा, पंकज घिया साहब के पास में जाना चाहूंगा मैं। पंकज जी, बहुत सारे लोग आपके पास में आते हैं। सितंबर में, शायद सितंबर में किया था, 1,40,000 करोड़ रुपए कॉर्पोरेट टैक्स के माफ किए थे। उस वक्त बड़ी डिमांड थी कि अगर पैसा माफ कर रहे हैं तो ये पैसा आना चाहिए। ऑलरेडी जिस तबके के लिए टैक्स माफ किया उसके लिए 22% पहले से ही है। टैक्स स्लैब में जो टैक्स है उनका 22% पहले से, जबकि आम जो इंडिविजुअल जो टैक्स देना पड़ता है 30% देना पड़ता है। तो क्या माना जाए कि एमएसएमई की उम्मीदें बहुत हैं, जैसे अभी बाबूलाल जी भी कह रहे हैं, हर व्यक्ति कहता है कि मध्यम वर्ग के पास पैसा आएगा तो मार्केट में ज्यादा पैसा आ सकता है। क्या अपेक्षा है कि किस तरह के वर्ग को, सरकार को क्या फोकस करना चाहिए इस पे? देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि सरकार के पास बड़े लिमिटेड साधन है जी, और जिस तरह की मंदी से हम नहीं पूरा विश्व जूझ रहा है, उसमें सरकार कितना कंसेशन, कितना बेनिफिट दे सकती है, ये सोचने की बात है। हम एक्चुअल फिगर पे जाए तो जो 15% कॉर्पोरेट टैक्सेस में कटौती का नई कंपनियों के लिए दिया, तो आज बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो उसका बेनिफिट नहीं लेना चाहती, क्योंकि उसमें बहुत सारे राइडर्स, बहुत सारे क्लॉजेज ऐसे हैं जो ये करते हैं कि अगर उनका एक्चुअल कैलकुलेशन किया जाए तो वर्तमान की जो टैक्स रेट है उसके अनुसार ही करीब करीब उसमें टैक्स बनता है, और वहां पर कंसेशन को लेने के लिए उनको उन राइडर्स का पैमाने को पूरा करना पड़ेगा। आज का इकोनॉमिक सर्वे को देखें, आज जो इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने आज जारी किया है, उसमें आपकी जीडीपी 5% बताई है, जबकि टारगेटेड जीडीपी लास्ट ईयर जब अनाउंसमेंट किया गया था 7% थी। तो 7% से 5% तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने जीडीपी बताई है, और 5% भी जब एक्चुअल फिगर 31 मार्च 2020 के बाद आएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, हो सकता है वो 5% भी 4.5% रह जाए। तो समीक्षकों का तो यही मानना है अभी तक। मैं भी इसलिए उसको कुछ राइडर के साथ अपनी भाषा में कह रहा हूं, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि आज जो इकोनॉमी का डाउनफॉल है वो एक ऐसा डाउनफॉल है जिसको कंट्रोल नहीं किया गया, और इस डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन है बिग कॉर्पोरेट्स नहीं है, इस डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन है स्मॉल सेक्टर, माइनर सेक्टर, टाइनी सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर और इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स। आज भारत जो है हमारा नीचे दुकान ऊपर मकान के कॉन्सेप्ट पे चलने वाला देश था। हर आदमी को नौकरी नहीं मिल सकती, बट वो रोजगार करना, वो व्यापार करना, वो किसी तरह अपनी जीविका कमाना जानता था। आज हमारे साथ ये बड़ी दिक्कत आ गई है कि जो भी जीविका है वो कॉर्पोरेट्स ले गए, और कॉर्पोरेट्स को कंटिन्यूअसली हमको बेनिफिट दिया जा रहा है। आज जो हमारी डिमांड है कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स की 7 लाख की लिमिट कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं 10 लाख की भी लिमिट आज के इन्फ्लेशन को देखते हुए बहुत कम है, लेकिन होगी नहीं, ये भी फैक्ट है। सरकार के साथ भी मजबूरी है कि वो आपको कितना बेनिफिट दे सकता है, क्योंकि उसका रिवर्स इंपैक्ट आप देखिए कि आज सरकार हर आदमी को फ्री पैसा दे रही है, चाहे वो किसान योजना हो, चाहे वरिष्ठ योजना हो, चाहे विमेन योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, चाहे महानरेगा योजना हो। आज उसका इफेक्ट क्या हो रहा है कि लेबर जो है वो कॉस्टली होती जा रही है। हम मेक इन इंडिया चाहते हैं, लेकिन अगर लेबर ही नहीं मिलेगी तो मेक इन इंडिया कैसे होगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैसे चलेगी, और अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं चलेगी तो देश का जीडीपी कैसे बढ़ेगा, देश में टैक्स कैसे आएगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर कैसे बढ़ेगा। आपने पिछले 2 साल में दो मेजर इफेक्ट देखे, जीएसटी लागू करना, डिमोनेटाइजेशन और डिजिटाइजेशन, 3 मेजर चीजें हैं जिसने पिछले 2 साल में मेजर इफेक्ट लाया है। जीएसटी टोटल फेलियर है। आज भी 2017-18 की, आज बहुत अच्छे दिन बैठे हुए हैं, 2017-18 की रिटर्न, एनुअल रिटर्न फाइल करने की आज लास्ट डेट है। कल सरकार ने जो डाटा दिया है उसके अनुसार खाली 25% रिटर्न गई है। 75% रिटर्न आज कल रात तक नहीं गई, और आज अभी तक सरकार ने तारीख बढ़ाने की, क्योंकि उनका नेटवर्क सिस्टम डाउन हो जाता है, तारीख बढ़ाने की। नवंबर का मुझे ध्यान है कि जो टैक्स कलेक्शन जो था शायद 13,35,000 कुछ ऐसा था, जिसमें नवंबर तक शायद 6 लाख का कनेक्शन, 6 लाख करोड़ का सरकार का जो टारगेटेड फिगर था जीएसटी, नेट जीएसटी कलेक्शन का,
वो था 1.25 लाख करोड़ से 1.5 लाख करोड़ का, और 1 लाख करोड़ पे अभी तक सरकार डांस कर रही है। कभी 95,000 करोड़ हो जाता है, कभी 1,05,000 करोड़ हो जाता है। लेकिन जो टारगेटेड, मतलब हर महीने सरकार 25 से 50,000 करोड़ के डेफिसिट में, और बढ़ता जा रहा है, और वो बढ़ता जा रहा है। कंपनसेशन सेस का सरकार ने एक फिगर लिया था, 60,000 करोड़ का कंपनसेशन सेस होगा, उसको तो एक बात मैं एक बात जानना चाहूंगा घिया साहब, यहाँ पे आपने जो कहा कि टैक्स कलेक्शन कम हो पा रहा है, खासकर जीएसटी के अंदर। एक इनकम टैक्स की भी बात बता दूं। नहीं, मेरे इस बीच 2 मिनट आपको बीच में डिस्टर्ब करूंगा। 15 दिन पहले सीबीडीटी चेयरमैन ने डाटा दिया है, 2 लाख करोड़ का टारगेटेड इनकम टैक्स कलेक्शन कम है, और उन्होंने ये डायरेक्ट किया है अपने ऑफिसर्स को, बाय एनी मींस वो 2 लाख करोड़ अगले 2 महीने में कलेक्ट किया जाए, बाय एनी मींस। अच्छा, यही मेरा एक छोटा सा सवाल है, मैं इसे कैसे मानूं कि जैसे जीएसटी के कलेक्शन में 50,000 तक की डेफिसिट आप बता रहे हैं, है मतलब आंकड़े आ रहे हैं सामने, क्यों नवंबर में इन्होंने खुद ने भी पार्लियामेंट में इस बात को स्वीकार किया। और तो ये गवर्नमेंट ये कहें कि जो इंस्पेक्टर राज, इसका डर व्यापारियों में था, तो थोड़ी लिबरल हुई है, इस वजह से कलेक्शन नहीं हो रहा है, लोग देख रहे हैं कि चलो दे देंगे, ये माना जाए, या ये माना जाए कि सिस्टम ठीक से नहीं बैठ पा रहा है? नहीं, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है इंस्पेक्टर राज की बात नहीं है। व्यापारी कभी भी, आप ये मानकर चलिए कि व्यापारी जो व्यापार करता है ना, वो सब चीज सोच समझ के करता है। इन्होंने जो सिस्टम क्रिएट किया था 1/4/2017 को, जो सिस्टम लाना था वो नहीं लाना चाहिए था। इनको वही सिस्टम 1/4/2018 से लाते और 1 साल आपको ट्रायल पे वो सिस्टम लगाते तो एरर खत्म हो जाती। जो इन्होंने सोचा था अमेरिका का सिस्टम इंपोर्ट करके 1, 2, 3 फॉर्म्स का सोचा था, वो इनको डिस्पेंस विद करना पड़ा। इनका सर्वर बैठ जाता है, इनका वेरिफिकेशन, क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग अब 1/4/20 से सोच रहे हैं। ई वे बिल इनका अब चालू हुआ है, उसमें भी कितनी गलतियां हैं। बोगस बिलिंग एक समस्या बन के आ गई है, जो इतनी बड़ी समस्या है कि आप उसमें सरकार का एटीट्यूड देखिए। एक आदमी ने गलती करी, उसकी 10 व्यापारियों को सजा दे रहे हैं और 10 से टैक्स वसूल कर रहे हैं, तो मूल अमाउंट से ज्यादा टैक्स वसूल कर रहे हैं। आज इकोनॉमिक ऑफेंसेस में कभी भी जेल का डर नहीं था। आज निर्मला सीतारमण का 15 दिन पहले का स्टेटमेंट सुनिए कि उन्होंने ये कहा कि हम इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्सेस में से जो पेनल्टी के, हैवी पेनल्टी के प्रोविजन है और प्रोसिक्यूशन के प्रोविजन है वो डिलीट कर रहे हैं, और वो प्रोविजन जीएसटी में लागू करेंगे, इंक्रीज कर रहे हैं। डर। तो आप चाहते क्या? व्यापारी आज दिक्कत ही हो गई, अगर व्यापार में एक आदमी व्यापार कर रहा है तो वो खाली कॉम्प्लायंस कर सकता है, वो व्यापार नहीं कर सकता। और 2 आदमी है तो बेचारा एक आदमी व्यापार करता है और एक आदमी कॉम्प्लायंस करता है, सरकारी दफ्तरों में चक्कर खाता है। हमको ये समझना पड़ेगा, व्यापार चलेगा तो टैक्स आएगा, टैक्स आएगा तो व्यापार नहीं चलेगा। हम एक रिवर्स सिस्टम पे आ गए। हमने ये मान लिया कि व्यापारी को इतना ज्यादा कॉम्प्लायंस के बंधन में जकड़ दो कि वो व्यापार छोड़ दे। आज अगर आप एमएसएमई सेक्टर का या टाइनी सेक्टर का डाटा देखेंगे, किसी भी आदमी से पूछेंगे, वो कहता है मेरे को एक्सपांशन नहीं करना, मेरे को मेरे बेटे को व्यापार में नहीं लगाना, मेरे को अगली जनरेशन को व्यापार में नहीं लाना, उसको नौकरी करने भेज रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि जो काम मैंने कर लिया, लेकिन अब मेरा बेटा वो नहीं। कुल मिला के आपका ये कहना है कि भरोसा टूट रहा है, अभी भरोसा टूट रहा है, उसमें जो एंटरप्रेन्योरशिप है, हाँ, जो हिंदुस्तान वो कमजोर हो रही है, वो खत्म कर दी है। आप कॉर्पोरेट्स को ही खाली बढ़ावा देना चाहते हैं। चलिए, मैं आरपी विजय साहब के पास में जाना चाहूंगा। विजय साहब, आपसे जानना चाहता हूं कि जो स्थिति बनी हुई है, देखिए मैंने पहले ही कहा कि पहले बजट जो आते थे, उत्सुकता होती थी लोगों की कि मुझे क्या मिलेगा। 3 दिन पहले से लोग देखते थे, हो सकता है मेरा फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते हो जाएं, मेरा सफर सस्ता हो सकता है, मेरा खाना सस्ता हो सकता है, उम्मीद पाल के बैठते। लेकिन ये जो टाइम है, भरोसे दिलाने की बात है। सरकार को भरोसा ये होना चाहिए कि हाँ, अगर हम ये थोड़ा कदम उठाएंगे तो हमारा भी भरोसा बन सकता है कि टैक्स कलेक्शन बढ़ सकता है, व्यापारी खुलकर के आ सकता है। और अगर व्यापारी को जो भरोसा है, मतलब टूट रहा है, अगर उसको आपको सलामत रखना है, उसको बनाए रखना है, तो ये कदम उठाने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि बड़ा चैलेंजिंग बजट है। अभी कुलवाल साहब कह रहे थे कि इस बजट से
बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं है कि 1 साल हुआ है सरकार का, 4 साल रिमेनिंग टाइम है अभी। मुझे लेकिन अलग लग रहा है कि ये भरोसे का टाइम है साहब। आप निवेश एफडीआई सारी खोल दी, उसके बावजूद भी बात यहाँ के व्यापारियों की नहीं है, फॉरेनर्स का भी अभी भरोसा नहीं हो पा रहा। जितना पैसा आपके पास में निवेश में आना चाहिए तो वो नहीं आ पा रहा। मैं ब्रेक के बाद आपका जवाब लूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।